हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं पेपर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। उसकी यूनिट 1। यूनिट 1 का नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी। तो इसमें आज हम 1.1 और 1.2 करेंगे। 1.1 है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। फिर हम कुछ मॉडल्स देखेंगे, मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी। उसके बाद 1.2 आएगी, उसमें कंसेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन देखेंगे। ये कुछ टर्म्स हैं जैसे हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, एक्टिविटी लिमिटेशंस, हैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। तो ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। फर्स्ट यूनिट है, यूनिट है दिस इज 1.1। 1.1 है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में, हिस्ट्री के थिंकिंग में उसको डिसेबिलिटी को कैसा माना जाता था। तो इन द मिडिवल इरा, पहले के ज़माने में जिसको भी डिसेबिलिटी होती थी, लोग ये सोचते थे कि इसको तो इसके बुरे कर्मों की सज़ा मिल रही है, भगवान जी ने इसको पनिशमेंट दी है फॉर देयर सिन बिहेवियर, सिन मिसबिहेवियर। नेक्स्ट, उसको वर्क ऑफ डेविल माना जाता था। ये कहते थे कि ये तो शैतान का काम है, इसके ऊपर तो आत्मा का साया है। नेक्स्ट, उनको एज अ डिफेक्ट इन अ इंडिविजुअल देखा जाता था कि इस पर्सन में ये एक डिफेक्ट है, ये एक डिफॉर्मिटी है। नेक्स्ट, जिस भी पर्सन को डिसेबिलिटी हो जाती थी उसको एब्यूज़ किया जाता था, शन किया जाता था, स्टिग्मेटाइज किया जाता था, उसको बुरी बुरी बातें बोली जाती थी। नेक्स्ट, उसको सिक माना जाता था कि ये तो बीमार है, ये तो अनहेल्दी है। नेक्स्ट, उनको एज अ बर्डन देखा जाता था फैमिलीज पे, सोसाइटी पे, कि ये तो बर्डन है, ये तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ये तो बोझ है। नेक्स्ट 1.1 में ही है हमारा मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी। मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स हैं डिसेबिलिटी के। फर्स्ट, मेडिकल मॉडल उसको एज अ डिजीज देखा जाता था, उसकी हेल्थ कंडीशन के बारे में देखा जाता था। फंक्शनल मॉडल में आता है कि जो डिसेबिलिटी है उसके फंक्शंस को लिमिट कर देती है, फिजिकली, मेंटली, मेडिकली, सब हर तरीके से उसके फंक्शंस लिमिट हो जाते हैं। सोशल मॉडल क्या था, जो पर्सन है वो कुछ कर नहीं पाता था, उसकी एक्टिविटीज़ लिमिट हो जाती थी, बाकी जो लोग कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहा है, तो ये सोशल मॉडल है। नेक्स्ट, गैप मॉडल क्या कहता है? गैप मॉडल मीन्स ऐसे दिखता है कि जैसे जो पर्सन जो कर पा रहा है और इन्वायरमेंट मीन्स उन दोनों का रिलेशन, उस पर्सन की कैपेबिलिटीज और इन्वायरमेंट की डिपेंडेंसी, उन दोनों को देखा जाता था। नेक्स्ट, ह्यूमन राइट बेस्ड मॉडल, इसमें सारे ह्यूमन के राइट्स आते थे। चैरिटी मॉडल, चैरिटी में होता था कि पीडब्ल्यूडी एक्ट है, पीडब्ल्यूडी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, उनको हेल्पलेस देखते थे तो उनकी केयर करने की सोचते थे। उसको जितने भी सारी पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं, उनके लिए बहुत सारी चैरिटी प्रोवाइड करते थे। तो दिस इज चैरिटी मॉडल, उसको हेल्पलेस देखा जाता था। रिलीजियस मॉडल में माना जाता था कि जो गॉड है उन्होंने उनको पनिशमेंट दी है फॉर देयर मिसबिहेवियर, उन्होंने ऐसा कोई बुरा काम किया है। नेक्स्ट हम आते हैं 1.2 पे। 1.2 में क्या है? 1.2 में हमको कुछ टर्म्स दी गई है, हमको उनकी डेफिनेशन और उनका मीनिंग समझना है। फर्स्ट टर्म है हमारे पास इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट क्या होता है? इम्पेयरमेंट मीन्स एबनॉर्मेलिटी, ये एक ऑर्गन लेवल पे होता है। इम्पेयरमेंट मीन्स जैसे चोट लग जाना, ठीक है, किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम हो जाना, दैट इज इम्पेयरमेंट। इट रेफर्स टू प्रॉब्लम विद द स्ट्रक्चर और ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर के साथ हो सकती है, किसी भी ऑर्गन के साथ हो सकती है। ये परमानेंट भी हो सकती है, टेम्पररी भी हो सकती है। इसकी डेफिनेशन है एनी परमानेंट और अ टेम्पररी लॉस ऑफ एबनॉर्मेलिटी ऑफ अ बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वेदर साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। ठीक है, तो ये ऑर्गन और टिश्यू के साथ होती है, जैसे चोट लग जाना, हाथ खराब हो जाना, ड्राइव करते हुए एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, दैट इज इम्पेयरमेंट, जो एक टेम्पररी पीरियड के लिए हुए। नेक्स्ट, डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी तो नाम से सुनो, डिसेबल मीन्स अनेबल टू डू वर्क, ठीक है। तो डिफाइंड एज लैक ऑफ एबिलिटी, यानी कि यहाँ पे पर्सन उस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि अदर ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं। तो दिस इज एट अ पर्सनल लेवल। नेक्स्ट, हैंडीकैप। हैंडीकैप इज अ परमानेंट सिचुएशन, जैसे इम्पेयरमेंट इज टेम्पररी, अगर यही इम्पेयरमेंट उसको लाइफ टाइम के लिए हो जाती है, दैट इज हैंडीकैप। सो ये इलनेस हो सकती है, कोई भी इंजरी की कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से जो पर्सन है वो लाइफ टाइम के लिए वो काम ना कर पाए, उस ऑर्गन को लूज कर दे। तो इट इज़ अ परमानेंट सिचुएशन जो कि एक लाइफ लॉन्ग हो जाए, दिस इज हैंडीकैप। नेक्स्ट, तो इसमें एक चीज़ आती है, हाँ ये रही, जैसे एक डिजीज़ हुई पर्सन को, ठीक है, पर्सन को डिजीज़ हुई, मान लो उसके हाथ में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो हाथ में इन्फेक्शन हुआ तो ऑर्गन खराब हो गया, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन में खराबी आ गई, दैट इज इम्पेयरमेंट।
अब उस हाथ की वजह से वो कोई काम नहीं कर पा रहा है, मीन्स ही इज डिसेबल, इज अनेबल टू डू, दैट इज डिसेबिलिटी। अगर यही चीज उसको परमानेंट हो जाती है, दिस इज हैंडीकैप। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो इम्पेयरमेंट है वो टेम्पररी और परमानेंट दोनों हो सकती है, लेकिन अगर वो इम्पेयरमेंट बिल्कुल ही परमानेंट हो जाती है तो उसको हम टर्म देते हैं हैंडीकैप, मीन्स इट इज लाइफ लॉन्ग सिचुएशन। ओके, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू। अर्ली चाइल्डहुड में हमको क्या केयर करनी चाहिए? अर्ली चाइल्डहुड में हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का टेम्परेचर 101 से ज़्यादा ना होए। अगर उसको फिट्स आते हैं, अगर उसको दौरे पड़ते हैं, तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसका प्रॉपर इम्यूनाइजेशन होना चाहिए टाइमली, उसको बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए। नेक्स्ट एक डेमोग्राफिक प्रोफाइल है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल एक सर्वे है, सेंसस है। अगर मान लो एक पर्सन, डिसेबल पर्सन का ग्रुप है, अगर उसमें से जो 58% लोग हैं वो मेल हैं और 42% फीमेल्स हैं, तो ये एक सर्वे है कि कितने मेल्स और कितने फीमेल्स को है। नेक्स्ट 1.5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच। इसमें क्या होता है, ये एक अप्रोच है जिसमें डिफरेंट डिसेबिलिटी के लोगों को एक माना जाता है, उन सबको इंक्लूड किया जाता है, तो इट इज़ अ यूनिटी अप्रोच। सो इट इंक्लूड्स, इसमें सब आते हैं, डिफरेंट डिसेबल पर्सन विद डिफरेंट डिसेबिलिटीज, डिफरेंट पर्सन जिनको डिफरेंट डिसेबिलिटीज हैं, तो ये सब आते हैं। तो इट इज़ इन रेनबो अप्रोच। रेनबो अप्रोच क्यों बोला है? क्योंकि इसमें स्पेसिफिक है, डिफरेंट है, वैरायटी है डिसेबिलिटीज़ की, और उन सबको एक माना जाता है, तो इट इज़ अ स्पेक्ट्रम अप्रोच भी कह सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट इससे क्या, किसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इससे इंडिपेंडेंस होएगा, इंडिपेंडेंस आएगी। नेक्स्ट सिटीजनशिप होएगी, फुल सिटीजनशिप। इंक्लूजन आएगा। इंक्लूजन का मतलब एक नॉर्मल पर्सन और एक स्पेशल पर्सन दोनों को एक साथ रखना। प्रमोट लीडरशिप को प्रमोट करना। प्रोग्राम टू इनहेंस लाइफ, रिड्यूस पॉवर्टी, लाइफ को इनहेंस करने वाले प्रोग्राम और पॉवर्टी को रिड्यूस करने वाले प्रोग्राम्स इंक्लूड होंगे। इट इंश्योर द राइट टू लिव, इसमें जीने के जो भी राइट्स चाहिए उन सबको इंश्योर किया जाता है कि एक डिसेबल पर्सन को सारे राइट्स मिल रहे हों। इसमें एजुकेट किया जाता है उन पर्सन्स को। गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाती है, पब्लिक पॉलिसीज़ बनाती है, तो इन सब का उनको फ़ायदा मिल सके। दिस इज क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच, मीन सारे डिफरेंट डिसेबल पर्सन्स को एक मानना, सबको इंक्लूड करना। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। तो ये हमारी यूनिट 1 पूरी कंप्लीट हो गई है। हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं पेपर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, उसकी यूनिट 1। यूनिट 1 का नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी। तो इसमें आज हम 1.1 और 1.2 करेंगे। 1.1 है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। फिर हम कुछ मॉडल्स देखेंगे, मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी। उसके बाद 1.2 आएगी, उसमें कंसेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन देखेंगे। ये कुछ टर्म्स हैं जैसे हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, एक्टिविटी लिमिटेशंस, हैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। तो ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। फर्स्ट यूनिट है दिस इज 1.1 है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में, हिस्ट्री के थिंकिंग में उसको डिसेबिलिटी को कैसा माना जाता था। तो इन द मिडिवल इरा, पहले के ज़माने में जिसको भी डिसेबिलिटी होती थी, लोग ये सोचते थे कि इसको तो इसके बुरे कर्मों की सज़ा मिल रही है, भगवान जी ने इसको पनिशमेंट दी है फॉर देयर सिन मिसबिहेवियर। नेक्स्ट उसको वर्क ऑफ डेविल माना जाता था, ये कहते थे कि ये तो शैतान का काम है, इसके ऊपर तो आत्मा का साया है। नेक्स्ट उनको एज अ डिफेक्ट इन अ इंडिविजुअल देखा जाता था कि इस पर्सन में ये एक डिफेक्ट है, एक डिफॉर्मिटी है। नेक्स्ट जिस भी पर्सन को डिसेबिलिटी हो जाती थी उसको अब्यूज़ किया जाता था, शन किया जाता था, स्टिग्मेटाइज किया जाता था, उसको बुरी बुरी बातें बोली जाती थी। नेक्स्ट उसको सिक माना जाता था कि ये तो बीमार है, ये तो अनहेल्दी है। नेक्स्ट उनको एज अ बर्डन देखा जाता था फैमिलीज पे, सोसाइटी पे, कि ये तो बर्डन है, ये तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ये तो बोझ है। नेक्स्ट 1.1 में ही है हमारा मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स हैं डिसेबिलिटी के। फर्स्ट मेडिकल मॉडल उसको एज अ डिजीज देखा जाता था, उसकी हेल्थ कंडीशंस के बारे में देखा जाता था।
फंक्शनल मॉडल में आता है कि जो डिसेबिलिटी है उसके फंक्शंस को लिमिट कर देती है, फिजिकली, मेंटली, मेडिकली, सब हर तरीके से उसके फंक्शंस लिमिट हो जाते हैं। सोशल मॉडल क्या था, जो पर्सन है वो कुछ कर नहीं पाता था, उसकी एक्टिविटीज लिमिट हो जाती थी, बाकी जो लोग कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहा है, तो ये सोशल मॉडल है। नेक्स्ट गैप मॉडल क्या कहता है, गैप मॉडल मीन्स ऐसे दिखता है कि जैसे जो पर्सन जो कर पा रहा है और इन्वायरमेंट मीन्स उन दोनों का रिलेशन, उस पर्सन की कैपेबिलिटीज और इन्वायरमेंट की डिपेंडेंसी, उन दोनों को देखा जाता था। नेक्स्ट ह्यूमन राइट बेस्ड मॉडल, इसमें सारे ह्यूमन के राइट्स आते थे। चैरिटी मॉडल, चैरिटी में होता था कि पीडब्ल्यूडी एक्ट है, पीडब्ल्यूडी है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, उनको हेल्पलेस देखते थे तो उनकी केयर करने की सोचते थे, उसको जितने भी सारी पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, उनके लिए बहुत सारी चैरिटी प्रोवाइड करते थे, तो दिस इज चैरिटी मॉडल, उसको हेल्पलेस देखा जाता था। रिलीजियस मॉडल में ये माना जाता था कि जो गॉड है उन्होंने उनको पनिशमेंट दी है फॉर देयर मिसबिहेवियर, उन्होंने ऐसा कोई बुरा काम किया है। नेक्स्ट हम आते हैं 1.2 पे। 1.2 में क्या है, 1.2 में हमको कुछ टर्म्स दी गई है, हमको उनकी डेफिनेशन और उनका मीनिंग समझना है। फर्स्ट टर्म है हमारे पास इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट क्या होता है, इम्पेयरमेंट मीन्स एबनॉर्मेलिटी, ये एक ऑर्गन लेवल पे होता है। इम्पेयरमेंट मीन्स जैसे चोट लग जाना, ठीक है, किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम हो जाना, दैट इज इम्पेयरमेंट। इट रेफर्स टू अ प्रॉब्लम विद द स्ट्रक्चर और ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर के साथ हो सकती है, किसी भी ऑर्गन के साथ हो सकती है, ये परमानेंट भी हो सकती है, टेम्पररी भी हो सकती है। इसकी डेफिनेशन है एनी परमानेंट और अ टेम्पररी लॉस ऑफ एबनॉर्मेलिटी ऑफ अ बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वेदर साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, ठीक है। तो ये ऑर्गन और टिश्यू के साथ होती है, जैसे चोट लग जाना, हाथ खराब हो जाना, ड्राइव करते हुए एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, दैट इज इम्पेयरमेंट, जो एक टेम्पररी पीरियड के लिए हुए। नेक्स्ट डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी तो नाम से सुनो, डिसेबल, डिसेबल मीन्स अनेबल टू डू वर्क, ठीक है। तो डिफाइंड एज लैक ऑफ एबिलिटी, यानी कि यहाँ पे पर्सन उस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जैसे कि अदर ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं, तो दिस इज एट अ पर्सनल लेवल। नेक्स्ट हैंडीकैप, हैंडीकैप इज अ परमानेंट सिचुएशन, जैसे इम्पेयरमेंट इज टेम्पररी, अगर यही इम्पेयरमेंट उसको लाइफ टाइम के लिए हो जाती है, दैट इज हैंडीकैप। सो ये इलनेस हो सकती है, कोई भी इंजरी की कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से जो पर्सन है वो लाइफ टाइम के लिए वो काम ना कर पाए, उस ऑर्गन को लूज कर दे, तो इट इज अ परमानेंट सिचुएशन जो कि एक लाइफ लॉन्ग हो जाए, दिस इज हैंडीकैप। नेक्स्ट तो इसमें एक चीज आती है, हाँ ये रही, जैसे एक डिजीज हुई पर्सन को, ठीक है, पर्सन को डिजीज हुई, मान लो उसके हाथ में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो हाथ में इन्फेक्शन हुआ तो ऑर्गन खराब हो गया, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन में खराबी आ गई, दैट इज इम्पेयरमेंट। अब उस हाथ की वजह से वो कोई काम नहीं कर पा रहा है, मीन्स ही इज डिसेबल, इज अनेबल टू डू, दैट इज डिसेबिलिटी। अगर यही चीज उसको परमानेंट हो जाती है, दिस इज हैंडीकैप। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो इम्पेयरमेंट है वो टेम्पररी और परमानेंट दोनों हो सकती है, लेकिन अगर वो इम्पेयरमेंट बिल्कुल ही परमानेंट हो जाती है तो उसको हम टर्म देते हैं हैंडीकैप, मीन्स इट इज लाइफ लॉन्ग सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है एक्टिविटी लिमिटेशंस। एक्टिविटी लिमिटेशंस का मतलब है लिमिट हो जाना, मीन्स खत्म हो जाना, मीन्स बहुत कम हो जाना, लिमिट रह जाना। तो एक्टिविटीज़ में लिमिटेशन हो जाती थी, वो इंडिविजुअल सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता था जो एक नॉर्मल आदमी कर लेता है। सो इट इज़ द डिफ़िकल्टी in an individual may have in executing the activities, they are long standing limitations। ये वो limitations हैं जो आदमी जिस वर्क को नहीं कर पा रहा है, एक पर्सन उस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और ये बहुत लंबे समय तक चलती है ड्यू टू देयर हेल्थ प्रॉब्लम, क्योंकि उनमें कुछ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है हैबिलिटेशन, यहाँ पे दो टर्म्स है, एक है हैबिलिटेशन और एक है रिहैबिलिटेशन। तो इन दोनों को, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हमेशा पूछा जाता है। तो हैबिलिटेशन का मतलब है इट इंक्लूडिंग द न्यू एक्टिविटीज, जैसे एक पर्सन को हम नई नई चीजें सिखा रहे हैं, नई नई एक्टिविटीज सिखा रहे हैं, वो कर रहा है, अचीव कर रहा है, देयर इज हैबिलिटेशन, मीन्स इंक्लूडिंग ऑल द एक्टिविटीज दैट इनेबल्स द इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी टू डेवलप न्यू एबिलिटीज, उसको उसके अंदर नई नई डेवलपमेंट हुई, तो दैट इज हैबिलिटेशन। नेक्स्ट टर्म है हमारी रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है जो पहले से आता है उसको दोबारा रीलर्न करना, दैट इज रीलर्निंग ऑफ प्रीवियस एक्टिविटीज। रीलर्निंग ऑफ प्रीवियस
स्किल्स विच ऑफन रिक्वायर्स एन एडजस्टमेंट, उन्हीं को जो पहले एक्टिविटीज वो कर चुका है उसको दोबारा सिखाना। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ एडजस्टमेंट चाहिए। क्या पता वो बच्चा भूल गया हो, क्या पता उसने छुट्टी ले ली हो, उसको आता ना हो, क्या पता उसको दोबारा उस एक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है, तो उसको रीलर्न कराना इज रिहैबिलिटेशन। तो यहाँ पे हमारी 1.2 भी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट हमारी आती है 1.3। 1.3 में पहले हम कुछ लीगल प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुछ बेनिफिट्स के बारे में पढ़ेंगे जो पीडब्ल्यूडी एक्ट देता है डिसेबल्स को। तो पीडब्ल्यूडी में एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी आती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जिनको भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती है उनको हाई सपोर्ट नीड्स होती है, मीन्स उनको सपोर्ट ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट 18 ईयर से लेके 6 ईयर से लेके 18 ईयर्स तक उनको फ्री एजुकेशन मिलती है। 5% रिजर्वेशन मिलता है गवर्नमेंट सीट्स में। पब्लिक बिल्डिंग्स में स्ट्रेस मिलता है, ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। 7% रिजर्वेशन फिर गवर्नमेंट जॉब्स में मिलता है। नहीं, ये 7 है, 4 नहीं है, 7। नेक्स्ट, पेनल्टीज फॉर ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट द पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो उनको पेनल्टीज दी जाती है। नेक्स्ट एक है पीडब्ल्यूडी एक्ट और एक है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। पीडब्ल्यूडी एक्ट होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट होता है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये एक्ट पहले आया था 1995 में और ये रिवाइज होके आया है 2016 में। इस पीडब्ल्यूडी एक्ट में 7 डिसेबिलिटी थी, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में 21 डिसेबिलिटी है। हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ऊपर एक वर्ड आया था बेंचमार्क डिसेबिलिटी। बेंचमार्क डिसेबिलिटी की जो बेंचमार्क है ये क्राइटेरिया है जो गवर्नमेंट ने सर्टिफाइड किया है। अगर किसी भी पर्सन को बेंचमार्क डिसेबिलिटी उसको बेंचमार्क डिसेबिलिटी कंसिडर किया जाता है अगर उसके अंदर 40% तक डिसेबिलिटी है, means a person with disability will be considered to have a benchmark disability if she or he has at least 40% disability as per certified। अगर उनको 40% डिसेबिलिटी है तो उनको बेंचमार्क डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया उन पे एप्लीकेबल होगा। तो उनके लिए कार्ड इशू किया जाता है, यूडीआईडी कार्ड। ये कौन इशू करता है? ये गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी इशू करती है। नेक्स्ट आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में कुछ डिसेबिलिटी आती हैं, 21 डिसेबिलिटी आती हैं। ये वो सारी हैं, मैं रीड आउट कर देती हूँ। ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी क्योर पर्सन, hearing impairment, locomotor disability, dwarfism, IDs, intellectual disability, mental illness, ASD is autism spectrum disorder. Next, CP is cerebral palsy. Next, muscular dystrophy. Next, chronic neurological conditions, specific learning disabilities, multiple sclerosis, speech and language disability, thalassemia, hemophilia, sickle cell disease, MD is multiple disability including DB. DB is deaf blind. Acid attack victims, this is Parkinson disease. तो ये कुछ 21 डिसेबिलिटी है। अब लीगल प्रोविजन ऑफ फॉर द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट इन इंडिया, तो डिसेबल पर्सन हैव द राइट्स to be placed under the guardianship appointed by the local level communities in accordance to the provision of the act. इसमें ये बोला गया है कि जो भी पर्सन डिसेबल है उसको सारे राइट्स मिलने चाहिए, उसको गार्डियनशिप मिलनी चाहिए जो लोकल लेवल कम्युनिटीज ने दी है। नेक्स्ट पीडब्ल्यूडी एक्ट था। पीडब्ल्यूडी एक्ट में हमारी 7 डिसेबिलिटी आती थी, वो थी फर्स्ट ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी क्योर, HI मीन्स हियरिंग इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट लोकोमोटर डिसेबिलिटी, MI is mental illness and MR is mental retardation। तो ये 7 डिसेबिलिटी आती थी। ये हमारी 1.3 भी खत्म होती है और अब है 1.4। 1.4 में हमारे पास 2 टर्म्स है, डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। देखो, इंसिडेंस का मतलब होता है न्यू केसेस और प्रेवलेंस का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ केसेस, नए भी और पुराने भी। इंसिडेंस में सिर्फ नए केसेस आते हैं और प्रेवलेंस में दोनों नए भी और पुराने भी, मीन्स टोटल एग्जिस्टिंग केसेस, ये दोनों आते हैं। नेक्स्ट, इंसिडेंस रेफर्स टू द न्यू केसेस इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम रिलेटेड इश्यूज आते हैं। नेक्स्ट प्रेवलेंस, प्रेवलेंस में सारे आते हैं,
उसी टाइम पीरियड में, उस टाइम पीरियड तक के टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो ये है, यहाँ पे न्यू केसेस को देखते हैं और यहाँ पे हम टोटल एग्जिस्टिंग केसेस को देखते हैं। नेक्स्ट, कॉजेस। अब कॉजेस क्या है, तो डिसेबिलिटी के कॉजेस तो ये 3 कैटेगरीज में है, प्रीनेटल, नेटल और पोस्टनेटल। ठीक है, जैसे कॉजेस, सबसे पहला कॉज क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे HIV, एड्स, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, मम्स, मेजल्स। तो इन सब से भी डिसेबिलिटी के चांसेस रहते हैं। इंजरी हो जाए, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ जाए, मैरिज इन ब्लड रिलेशन, जो ब्लड रिलेशन में शादी कर लेते हैं उनसे। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस प्रेगनेंसी बिफोर 18 एंड आफ्टर 35। तो ये ड्यूरिंग बर्थ है कि अगर कोई भी लेडी 18 ईयर्स से पहले या फिर 35 ईयर्स के बाद प्रेग्नेंट हो तो उनके अंदर भी डिसेबिलिटी के चांसेस होते हैं, उनके बच्चे के अंदर। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ ड्रग्स एंड मेडिकेशन, ड्रग्स और मेडिकेशन भी अफेक्ट करता है। स्मोक करना, तंबाकू च्यू करना, अल्कोहल्स लेना प्रेगनेंसी के थ्रू, ये भी बहुत डेंजरस होता है। नेक्स्ट, अवॉइड एक्सरेज, मल्टीपल टाइम एक्सरे नहीं कराने चाहिए। अवॉइड इलनेस लाइक measles, mumps ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ 3 जो पहले के मंथ होते हैं हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, उनसे मम्प्स हो जाए, measles हो जाए, इसलिए। तो अवॉइड सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन हैविंग वल्नर डिजीज, अगर किसी को भी डिजीज है तो उनके कॉन्टैक्ट में ना आए। ईट वेल बैलेंस डाइट, हमको अपनी डाइट पर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, केयर एट द बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब बर्थ के टाइम पे क्या क्या केयर करनी चाहिए, जो डिलीवरी होती है वो हमेशा ट्रेन डॉक्टर से करानी चाहिए। बच्चा जब हो जाता है तो उसका रोना बहुत ज़रूरी है, इमीडिएटली उसको रुलाया जाता है। अगर वो नहीं रोता है तो उसके लिए बहुत जल्दी से स्ट्रिक्ट एक्शन टेक करने चाहिए। नेक्स्ट, इमेच्योर बेबी हो जाना, लो वेट या फिर ओवर मेच्योर बेबी हो जाना। नेक्स्ट, उसको प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजेक्शन, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन, ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए ज़्यादा। नेक्स्ट, अर्ली चाइल्डहुड में हमको क्या केयर करनी चाहिए, अर्ली चाइल्डहुड में हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का टेम्परेचर 101 से ज़्यादा ना होए। अगर उसको फिट्स आते हैं, अगर उसको दौरे पड़ते हैं तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसका प्रॉपर इम्यूनाइजेशन होना चाहिए टाइमली, उसको बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, एक डेमोग्राफिक प्रोफाइल है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल एक सर्वे है, सेंसस है। अगर मान लो एक पर्सन, डिसेबल पर्सन का ग्रुप है, अगर उसमें से जो 58% लोग हैं वो मेल हैं और 42% फीमेल हैं। तो ये एक सर्वे है कि कितने मेल्स और कितने फीमेल्स को है। नेक्स्ट, 1.5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच। इसमें क्या होता है, ये एक अप्रोच है जिसमें डिफरेंट डिसेबिलिटी के लोगों को एक माना जाता है, उन सबको इंक्लूड किया जाता है। तो इट इज़ ए यूनिटी अप्रोच। सो इट इंक्लूड्स, इसमें सब आते हैं, डिफरेंट डिसेबल पर्सन विद डिफरेंट डिसेबिलिटीज, डिफरेंट पर्सन जिनको डिफरेंट डिसेबिलिटीज हैं, तो ये सब आते हैं। तो इट इज़ एन रेनबो अप्रोच। रेनबो अप्रोच क्यों बोला है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक है, डिफरेंट है, वैरायटी है डिसेबिलिटीज की और उन सबको एक माना जाता है। तो इट इज़ अ स्पेक्ट्रम अप्रोच भी कह सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट, इससे क्या, किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इससे इंडिपेंडेंस होएगा, इंडिपेंडेंस आएगी। नेक्स्ट, सिटीजनशिप होएगी, फुल सिटीजनशिप। इंक्लूजन आएगा। इंक्लूजन का मतलब एक नॉर्मल पर्सन और एक स्पेशल पर्सन दोनों को एक साथ रखना। प्रमोट लीडरशिप को प्रमोट करना। प्रोग्राम टू इनहेंस लाइफ, रिड्यूस पॉवर्टी, लाइफ को इनहेंस करने वाले प्रोग्राम और पॉवर्टी को रिड्यूस करने वाले प्रोग्राम्स इंक्लूड होंगे। इट इंश्योर द राइट टू लिव, इसमें जीने के जो भी राइट्स चाहिए उन सबको इंश्योर किया जाता है कि एक डिसेबल पर्सन को सारे राइट्स मिल रहे हों। इसमें एजुकेट किया जाता है उन पर्सन्स को। गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाती है, पब्लिक पॉलिसीज़ बनाती है, तो इन सब का उनको फ़ायदा मिल सके। दिस इज क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच, मीन सारे डिफरेंट डिसेबल पर्सन्स को एक मानना, सबको इंक्लूड करना। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। तो ये हमारी यूनिट 1 पूरी कंप्लीट हो गई है।